हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, अगर आप एक या दो अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हो, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू. So here today we are not starting from the zero, we are starting from the experience. So in this video I am going to share the most realistic, focused and smart preparation strategy for the NORCET 10 and RRB nursing superintendent exams and also other exams like West Bengal Health Recruitment Board ka exams and other state government exams also. You can follow this preparation strategy, but especially for NORCET 10 and RRB nursing superintendent exams aspirants के लिए है ये. So let's make this your final and successful attempts. आज मैंने कोई इंट्रोडक्शन, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस ये सब के बारे में बात नहीं करूँगी. टुडे आई एम हियर टू इम्प्रूव यू, टू हेल्प यू टू रीच योर ड्रीम इंस्टीट्यूट. सो व्हाट यू हैव टू फर्स्ट डू, फर्स्ट एनालाइज योर पास्ट मिस्टेक्स. अगर आप रिपीटर्स हो तो पहले क्या क्या मिस्टेक्स था, क्या किसमें नेगेटिविटी आपको आया जिसके लिए आप वो वाला एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाए हो. पहले ये वाला एनालाइज करो, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज़्यादा नहीं आए थे और कहाँ पे गलती हुई थी, टाइम मैनेजमेंट या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दैट. क्योंकि लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, नॉट फ्रॉम द न्यू बुक्स. सो यू हैव टू फाइंड दैट. अगर आप फ्रेशर्स हो सो आपके लिए सेल्फ इवैल्यूएशन इज ऑल्सो मैंडेटरी एंड सेल्फ प्रिपरेशन इज मैंडेटरी. जो लोग रिपीटर से ऑलरेडी सेल्फ प्रिपरेशन उनको हो गया, उनको पता है दे हैव टू फाइंड देयर ड्रीम जॉब. बट अब फ्रेशर्स हो, अभी भी आप कन्फ्यूजन में हो कि ये वाला एग्जाम्स मैं दूँ और ना दूँ. ये वाला बहुत सारे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत टफ होता है, ये मुझसे नहीं होगा. ये वाला बहुत कन्फ्यूजन होता है आपका दिमाग में और इतना सेल्फ बिलीव भी नहीं होता है कि आप क्रैक कर पाओगे और नहीं. यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड फर्स्ट कि मैं ये एग्जाम्स, ये मल्टीपल एग्जाम्स देने वाली हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट का है. सो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन लेना है. देन गो फॉर द प्रिपरेशन गाइड. पहले खुद को प्रिपेयर ना करके बहुत सारा वीडियोस देख के कुछ फायदा नहीं है, बहुत सारा बुक्स खरीद के भी कुछ फायदा नहीं है. पहले बोलो जे आई हैव टू डू इट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक इजीली हो जाता है. बट क्रैक करने के लिए वो वाला सेल्फ बिलीव, सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ मोटिवेशन चाहिए कि आई हैव टू डू इट, आई मस्ट डू इट. ये वाला खुद अंदर होना चाहिए. सो ये हो गया आपका सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ प्रिपरेशन. आफ्टर दैट जस्ट नो द एग्जाम पैटर्न एंड द फोकस्ड एरियाज. इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करने से आपका ट्रेंड दिमाग में आ जाएगा कि नॉर्सेट में एम्स ऐसे एरिया से क्वेश्चंस देते हैं. हर एक इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड होता है, कोई भी एग्जाम्स का भी एक ट्रेंड होता है कि ये जगह से अच्छे से आता है. सो ये ट्रेंड आपको फाइंड करना है, फोकस्ड एरिया आपको ढूंढना है. नॉर्सेट के लिए आपको क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा करना है, क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न में है. क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस एंड मोस्ट फोकस्ड एरियाज जो मेजर सब्जेक्ट्स होता है लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. पहले ये दो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते थे. बट अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया नॉर्सेट 7 से. सो उसमें आपका कम्युनिटी, साइकियाट्रिक नर्सिंग, पेडियाट्रिक से ज़्यादा आ रहा है एंड ओबीजी से भी ज़्यादा आ रहा है. तो इसके लिए आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू हैव टू गो थ्रू. लास्ट 10 ईयर्स देखो, उसमें ही आपका पूरा एग्जाम पैटर्न, वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट कहाँ से क्वेश्चंस देते हैं ये आपको पता चल जाएगा. इसलिए जो लोग ये ट्रेंड ढूंढ पाते हैं वो 1, 2, 3 एग्जाम इजीली क्रैक कर देते हैं. अब देखते हो कि एक नर्सिंग ऑफिसर 3-4 एग्जाम्स क्रैक करके बैठी हुई है. जैसे कि मैं ऑलरेडी ESIC RRB नॉर्सेट क्रैक कर लिया, बट प्रिपरेशन मेरा सेम ही है, एक ही है, क्योंकि मैं वो ट्रेंड को फाइंड कर लिया कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, किस टाइप का क्वेश्चंस देते हैं. उसके साथ साथ खुद का जो सेल्फ प्रिपरेशन करना है, उसके साथ आपको एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ाई करना है. दैट्स इट. सो पहले RRB के लिए, RRB को आपको थोड़ा सा क्लिनिकल बेस्ड इतना ज़्यादा नहीं देते हैं RRB में, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस देते हैं. बट डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत घुमा के, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है. उसके बाद आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से आपको आएगा, अच्छे से दे पाओगे. सो RRB का ऐसा है. सो नाउ इट इज नॉर्सेट बिकम द मेजर एग्जाम्स. उसमें अभी ESIC, जिपमार, एम्स का जो इंस्टीट्यूट और मोर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के अंडर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट आता है लाइक द CNCI. सो उसमें आपको अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना है, उसमें भी आपको नॉर्सेट देना है. सो अभी नॉर्सेट इज द मेजर एग्जाम. सो नॉर्सेट का ट्रेंड पहले फॉलो करो. RRB सेपरेट है, उसका भी देखो. तो 2 मेजर एग्जाम्स हो गया. बहुत सारा और भी है, SGPGI, ये सब है. बट अगर आप एक एग्जाम्स को टारगेट करके पढ़ाई करोगे तो और दूसरा कुछ नहीं चाहिए. एक एग्जाम्स प्रिपरेशन में आप सब एग्जाम क्रैक कर पाओगे. नेक्स्ट, द स्मार्ट स्टडी मटेरियल. अगर आपके पास 7-8 बुक है, इसका मतलब आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो.
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसा होता है कि यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, बिकॉज इसमें कॉन्फ्यूजन होने का जगह ही नहीं है। इफ यू आर कॉन्फ्यूज देन आपका सिलेक्शन और पीछे है। कॉन्फ्यूज मत हो, क्योंकि एक्यूरेसी आपको खुद के आंसर में लेके आना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन पीछे हो जाएगा। सो पहले स्टडी मटेरियल को स्पेसिफिक करो, हर एक चीज़ में आपको स्पेसिफिक, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट होना है। उसके लिए मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि पीआर जादव बेसिक्स होता है, पीआर जादव स्किप करके आप सॉन्डर्स पे मत जाओ। ये आपको इतना एडवांस स्टडी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि मैं 3 एग्जाम्स क्रैक किया, मैं पीआर जादव एंड टारगेट हाई पढ़ाई करके ही किया। पीआर जादव बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है। पीआर जादव का जो थ्योरी पोर्शन है, लगता है कि वो बहुत इतना ही तो है, बट उसमें जो स्टडी मटेरियल कंटेंट इतना है कि वो मोर देन इनफ होता है। आप ऑलरेडी 4th ईयर बीएससी नर्सिंग करके आए हो, तो आपका थोड़ा सा तो बेसिक्स है, उसके ऊपर अगर पीआर जादव पढ़ोगे तो और भी बेसिक्स अच्छा सा क्लियर हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस के लिए, क्योंकि हम लोगों को तो अच्छा मार्क्स भी लेके आना है, बेसिक्स तो हुआ, उसके लिए टारगेट हाई इज़ मोर देन इनफ। ये दो बुक अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो हर एक रिवीजन में आपको कुछ नया मिलेगा, क्योंकि आप और फोकस्ड हो रहे हो वो 2 बुक पे। अगर आप वो 2 बुक छोड़ के दूसरा बुक पे जाओगे तो तब आप और न्यू नहीं ढूंढ पाओगे, एक ही लगेगा, सब एक जैसा। बट एक बुक मल्टीपल टाइम रिवाइज करके आप और फोकस्ड होते हो, जिसमें आपका एक्यूरेसी और बढ़ता है, नेगेटिव मार्किंग और कंट्रोल में आ जाता है। सो दैट्स इट। तो टारगेट है, अगर आप ज़्यादा लगते हो कि बहुत सारे ऐसे है कि टारगेट है देख के उसका चक्कर आता है, तो यू कैन गो फॉर द मिशन परिचारिका। दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर माई साइड ऑल्सो, क्योंकि टारगेट है मेरे पास अभी मिशन परिचारिका है, अभी मैं एक बार उसको अच्छे से देखा। कंटेंट इज लाइक द टारगेट हाई, बट थोड़ा सा उसको कलरफुल बना के, थोड़ा सा अलग अलग करके उसको दे के रखा है। वो भी नर्सिंग जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है मिशन परिचारिका में अच्छे से दे के रखा है। सो यू कैन गो फॉर दिस बुक ऑल्सो, अगर आप टारगेट हाई नहीं पढ़ना चाहते हो। मिशन परिचारिका इज वेरी गुड। और सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होता है, एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना होता है। एमसीक्यू के लिए आप यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट आपको एक बुक मैं बोलूँगी वो है पीआर जादव का जो वॉल्यूम 2 है। बहुत सारे ऐसे हैं कि बोलते हैं पीआर जादव का बुक में एमसीक्यू नहीं है, वो करके मैं एग्जाम्स नहीं कर पाऊंगी। वो जो सोच के रखा है ना, इसलिए उसका मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट हो रहा है। मैं वही बुक एमसीक्यू पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाया, 3 एग्जाम्स दे दिया। फिर भी मुझे अभी भी लगता है अगर वो एमसीक्यू का बुक उसमें 9000 to 10000 एमसीक्यू है, ऐसे नहीं कि पूरा डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, उसमें जो डायरेक्ट वो एमसीक्यू देके रखा है उसमें रैशनल भी इतना देके रखा है ना। रैशनल का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो बहुत सारा एरिया से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एमसीक्यू भी रिवीजन करना है, एक बार कंप्लीट किया मतलब नहीं है, उसमें बहुत सारा रैशनल देके रखा है। सो अगर एक बार करोगे तो आपको याद सब कुछ नहीं रहता है, तो उसमें भी 2-3 बार रिवीजन करो। अगर उसके बाद आपका टाइम मिल रहा है तो गो फॉर मॉस्बी, और बहुत सारा एमसीक्यू का ऑप्शन है, सो यू कैन गो फॉर दैट। बट एंड द टेस्ट सीरीज के लिए मैं पहले बोलूँगी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके टेस्ट सीरीज दो, नहीं तो आपका मार्क्स ज़्यादा नहीं आएगा। सो प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेज में आपका डिमोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगा कि मुझसे नहीं हो रहा है। सो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, एक बार पूरा बुक को अच्छे से स्टडी करो। वो पीआर जादव टारगेट हाई कोई भी बुक हो पहले करो। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोलूँगी मेरी टेलीग्राम चैनल वंडर रिंग्स, यू कैन सर्च इन टेलीग्राम, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देती हूँ। मेरे यूट्यूब हैंडल पे भी टेलीग्राम का लिंक है। सो उसमें जाके आपको संडे में सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, दैट्स इट। सो जस्ट सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन अवेल एवरीथिंग। एंड मैं पर डे डेली 20 क्वेश्चंस का 2 सेट एमसीक्यू पोस्ट कर रही हूँ, क्विज पोस्ट कर रही हूँ। सो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप पूरा दिन में पढ़ाई करके 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो जो सिस्टमेटिकली है, बुक से तो आप करोगे बट सिस्टमेटिकली मतलब टाइम आप वो तो उसमें आपका टाइम जाएगा, बट ये टाइम बाउंड है जैसे कि एग्जाम्स का है। सो ये सिस्टमेटिकली होगा। अगर पर डे आपको अगर 40 क्वेश्चंस ऐसे ही फ्री में मिल रहा है तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। और दूसरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो अगर यू कैन अफोर्ड। सो ऑलवेज मैं इतने अफोर्डेबल चीज़ों में बारे में नहीं बोलती हूँ, नहीं तो मैं बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बोल सकती हूँ कि ये अच्छा होता है बट बहुत कॉस्टली होता है। सो इसलिए मैं कभी भी बहुत कॉस्टली चीज़ों में इतना फोकस्ड नहीं होती हूँ। मैं खुद कभी भी इतना कॉस्टली कुछ भी परचेज नहीं किया, ओनली 300 का टेस्ट सीरीज लिया था नॉट 7 में। इनमें कितने एमसीक्यूज करना चाहिए उसके लिए मैं ऑलवेज बोलती हूँ बुक से 200 to 250 एमसीक्यू पर डे प्रैक्टिस करो, ट्राई टू कंप्लीट दैट योर गोल। अभी आपको एमसीक्यू फोकस करना है क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस में, क्योंकि नॉट सेट क्वेश्चंस आर नॉट मेमोरी बेस्ड एनीमोर, दे ऑल आर सिचुएशन बेस्ड नाउअडेज। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो।
उसके लिए आपका टारगेट है। बुक में भी मोर देन 1000 क्वेश्चंस है। ऐसे मैं नहीं बोलती हूँ कि वही क्वेश्चन आएगा, बट उसमें जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करके उसका रैशनल देख के अगर करना है तो आपका बहुत सारे एरिया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो इम्प्लीमेंट कैसे करें? इम्प्लीमेंट में मैं स्टडी प्लान, अगर पहले मैं बोलूँगी, आप अगर वर्किंग हो इसमें आपको 3 to 4 आवर्स पर डे पढ़ाई करना है। कंसिस्टेंसी मैटर्स, आवर्स डज नॉट मैटर। सो इफ यू आर कंसिस्टेंट टू द only 3 to 4 hours, that's enough, because you are already experiencing everything through your clinical field. Every day you are working, you are learning from your shift. सो एक पॉजिटिव साइड है। बहुत सारे ऐसे कि मुझे पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता है। अगर पॉजिटिवली आप सोचोगे कि मैं पार्ट डे जो जा रही हूँ, एक काम पार्ट डे मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, कुछ तो लर्निंग हो रहा है, मैं प्रोसीड्योर, अगर आप हर एक प्रोसीड्योर अच्छे से करोगे तो आपका तो वो तो पता ही होगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अलग से पढ़ाई करने का तो ज़रूरत भी नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिकली अच्छे से उसको फोकस्ड होके, जैसे नहीं कि मुझे करना है रूटीनली, मैं तो करती हूँ, बट अगर आप उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दे, काम कर, उसमें भी अगर आप फोकस होकर काम करते हो, उसमें भी आपका बहुत सारा लर्निंग हो जाता है। अभी मैं मेडिसिन वार्ड में हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ आफ्टर क्लियरिंग 3 एग्जाम्स। सो उसमें पार्ट डे लर्निंग हो रहा है फॉर माई अपकमिंग एसएनओ एग्जाम्स। सो दैट्स इट। जिन लोगों का ऑलरेडी एक एग्जाम्स में सिलेक्शन हो रहा है, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दे अलॉटमेंट भी आ गया है, फिर भी दे आर थिंकिंग कि मुझे होम टाउन में जाना है, मैं इसमें तो मैं हर टाइम में बोलती हूँ कि हाँ, यू हैव टू ट्राई फॉर योर प्रेफरेंस। किसी दूसरे का मत सोचो। ऐसे होता है कि मैं एक कैंडिडेट का सीट कैंसिल करूँ, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। सिस्टम का प्रॉब्लम है मतलब सिस्टम क्यों चेंज नहीं कर रहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे, किसी का अगर जम्मू कश्मीर में जिसका घर है तो वो तो भुवनेश्वर में कितने साल रहेगा, उसको तो जाना है पास में। सो दैट्स इट, यू हैव टू ट्राई फॉर योर ओन, क्योंकि ज़िंदगी एक है। सो वो वाला ज़िंदगी को कैसे आपको सजाना है वो आपको देखना है। तो 4 आवर्स में आपको 2 आवर्स थ्योरी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए रखना है, एंड 1.5 आवर्स आपको MCQ के लिए रखना है, एंड हाफ आवर्स 30 मिनट्स आपको नॉन नर्सिंग पार्ट में डेली ऐसे करके रखना है। थ्योरी जब पढ़ाई करोगे ना, एक 2 बुक लो, पीआर जादव का टारगेट है साइमल्टेनियसली, पर डे साइमल्टेनियसली एक साथ पढ़ाई करो। पर डे 1 आवर पीआर जादव पढ़ो, 1 आवर टारगेट है पढ़ाई करो। आपके पास टाइम कम है तो आपको 2 एरिया से करना है। अगर आप पीआर जादव में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कर रहे हो तो ट्राई टू स्टडी अनदर सब्जेक्ट फ्रॉम द टारगेट है। उसमें क्या होगा, आपका 2 सब्जेक्ट्स पर डे होने वाला है। जब पीआर जादव का आप पीआर जादव में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग किया, इससे मिड सर्च किया, जब इससे मिड सर्च करोगे तो दूसरे से फंडामेंटल, तो उसमें भी आपका रिवीजन हो रहा है। एक सेम थिंग्स बट रिवीजन तो हो रहा है। ये वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो उसके बाद MCQ तो मैं बोल दिया कितना करना है, कहाँ से करना है, और 30 मिनट्स नॉन नर्सिंग के लिए मैं पूरा एक डिटेल्स वीडियो करके दिया। यू हैव टू गो फॉर दैट वीडियो। इसमें मैं और नॉन नर्सिंग के बारे में इतना नहीं बोलूँगी, पर पर डे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके 30 मिनट्स करना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं बाद में करूँगी, एग्जाम्स के टाइम में करूँगी, ऐसे मत करो, क्योंकि 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, एंड नॉन नर्सिंग से मार्क्स लेना बहुत ईजी होता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। दैट्स इट। और आपको टेस्ट सीरीज के लिए ऑफ डे चुनना है। ऑफ डे में आपका ज़्यादा काम, तो आप तो ड्यूटी नहीं जा रहे हो, तो उस टाइम में आपको मॉक टेस्ट देना है, और जो आपको नेगेटिविटी है, आपको जो वीक एरियाज है उसमें फोकस्ड होना है। उस दिन 4 आवर्स पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। वो वाला अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो वो दिन आपको यूटिलाइज करना है, उसमें ज़्यादा पढ़ाई करना है, 4 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करना है, और मॉक टेस्ट उस दिन ही दो, ये अच्छा होता है। और जो लोग फ्रेशर्स है उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी आपको ओनली 4 आवर्स पढ़ के आपका टाइम जो पर डे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप वर्किंग नहीं हो, तो यू जस्ट यूटिलाइज 10 आवर्स फ्रॉम योर डे, दैट्स इनफ। जो देखते हो ना, फ्रेशर्स बहुत इजीली एग्जाम क्रैक कर लेते हो, क्योंकि उसका जो स्टडी आवर्स थोड़ा ज़्यादा होता है, वो पूरा फोकस्ड होता है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी अगर आप 10 आवर्स पर डे आप उठा लो तो यू कैन क्रैक द एवरी एग्जाम विद इन 2 मंथ्स, क्योंकि मैं भी 2 मंथ्स में ही किया। सो नॉट ओनली मी, बहुत सारा अभी जो देखोगे जस्ट पास आउट जस्ट एग्जाम क्रैक, ये मैक्सिमम अभी 50% ऐसे ही हो रहा है। 10 आवर्स में उसमें डिवाइड करना है, 5 आवर्स फॉर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। एंड क्योंकि आप तो वर्किंग नहीं हो, क्लिनिकल से कुछ एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, तो उसको आपको थ्योरी से बहुत क्लिनिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपको वाला लर्निंग करना है। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एंड थ्योरी के लिए 5 आवर्स देना है। उसके लिए मैं बोलूँगी वो भी सेम स्ट्रैटेजी मेंटेन करके साइमल्टेनियसली 2 बुक डेली पढ़ो। कोई बोलते हैं मैं आज पीआर जादव कल टारगेट है, ऐसा मत करो। 2.5 आवर्स फॉर पीआर जादव एंड 2.5 आवर्स फॉर टारगेट है रखो। सो इसमें और एक पॉइंट क्लियर करना चाहिए। ऐसे मत करो कि आज इसके में सर्च किया, कल उससे ऑब्जेक्टिव किया, कल उससे पीडियाट्रिक किया, उसमें साइकियाट्री, ऐसे मत करो। जो सब्जेक्ट्स लो 2 सब्जेक्ट्स लो, जस्ट चूज 2 सब्जेक्ट्स, वो पहले खत्म करो, पूरा खत्म करो, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट्स में जाओ।
एंड आपको रखना है 3 आवर्स एमसीक्यू के लिए। तो आपके पास बहुत टाइम ज़्यादा है तो आप 300 एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 आवर्स एमसीक्यू के लिए रखना है। और डेली क्विज मॉक टेस्ट, उसमें आपको टाइम आउट होना है कि ये 3 आवर्स में ये वाला क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूंगी, क्योंकि पार्ट डे हर एक एरिया में आपको फोकस करना है। थ्योरी, एमसीक्यू, नॉन नर्सिंग पार्ट और सेल्फ नोट्स। जो आपको याद नहीं रहता है उसके ऊपर आप सेल्फ नोट्स करो। सेल्फ नोट्स पूरा बुक करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव बुक्स सेल्फ नोट्स की तरह है, क्योंकि वो पूरा जैसे हम लोग का टेक्स्ट बुक था उसमें जो है वो तो कॉम्पिटिटिव बुक में इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो मेन एरिया से वो लेके कॉम्पिटिटिव बुक्स को प्रिपेयर किया। तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है, कुछ कॉन्फ्यूजन है, कोई भी टेबल पर, कोई भी नॉर्मल वैल्यूज़ और कोई भी जिसमें थोड़ा सा कंपैरिजन में भी गलत होता है, जैसे कि लुक अलाइक ड्रग्स, साउंड अलाइक ड्रग्स, ये सब में ऐसे करके आपको उसमें सेल्फ नोट्स करो। जो वो भी आपको पर डे जो एंड ऑफ द डे आपको रिकैपिचुलेट करना है, उसके लिए 1 आवर रखो सेल्फ नोट्स एंड रिकैपिचुलेशन के लिए कि ये पढ़ाई किया। आपका जो वीक एरियाज है उसमें फोकस करो, उसके लिए 1 आवर रखो। एंड आपको 1 आवर नॉन नर्सिंग के लिए रखना है। एंड अनदर थिंग, डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डोंट सेटल फॉर द लेस। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हो सो यू शुड ट्राई फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू शुड टेक द अपॉर्चुनिटी जो अभी दे रहा है, सो यू हैव टू टेक दैट। बहुत सारे ऐसे हैं, आपका सोच जो थिंकिंग है उसको चेंज करना है कि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मुझे मेरा तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो मैं एक लड़की हूँ और लड़का हूँ, मैं ये मेरा ज़िंदगी के लिए मेंटेन करने के लिए ठीक है। ऐसे मत सोचो, क्योंकि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ज़िंदगी तो एक ही है, क्यों आपको ट्राई नहीं करना है? गो फॉर दैट एग्जाम। जो आपको लगता है कि मुझे नहीं होगा, जस्ट गो फॉर दैट एग्जाम एंड फॉलो ऑल जो मैंने बोला, ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो तो आप रिजल्ट्स आप देख पाओगे। और जो लोग ऑलरेडी एक सिलेक्शन हो गया, बहुत दूर भी हो, 2000 किलोमीटर दूर है, फिर भी दे आर हैप्पी, ऐसे मत करो। डोंट सेटल फॉर द लेस एंड डोंट सेक्रीफाइस। अगर आपके बैंक में पैसा आ रहा है उसको अलग से रखो, फिर भी जो आपका और ज़्यादा पीस दे, जो आपका और खुशी दे, जो आपको और ज़्यादा हैप्पी रखे, उसके लिए ट्राई करो। और जो होता है कि मैं कैसे 2-3 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूँगी, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी बोल दिया, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपका सब एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। सो हर एक एग्जाम्स का पैटर्न मतलब जो क्वेश्चन पैटर्न नर्सिंग नॉन नर्सिंग सेम होता है। सिर्फ रेलवे का 30 क्वेश्चन आता है नॉन नर्सिंग से, उसमें जनरल साइंस एडेड है। सो रेलवे का मैं पैटर्न तो बोल दिया, उसमें मेमोरी बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, सिचुएशन बेस्ड तो आता ही है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। एंड उसका नॉन नर्सिंग थोड़ा टफ होता है, बट आप अभी से करोगे तो वो टफ नहीं होता है। मुझे बहुत दिन बाकी है, तो अभी से अगर आप करोगे तो आप बहुत ज़्यादा एरियाज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट सेम चीज़ है। अगर आप वर्किंग हो 4 to 5 आवर्स, अगर आप फ्रेशर्स हो 10 to 12 आवर्स उठा लो, दैट्स इट। जो लोग ऑलरेडी क्रैक किया, दूसरा एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी आप जैसे प्रिपरेशन लेके एक एग्जाम क्रैक किया, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अभी न्यू स्ट्रैटेजी में मत जाओ, न्यू कुछ प्रिपरेशन गाइड मत फॉलो करो। वो जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया उसको रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज मेक एवरीथिंग स्मार्टर एंड रिवाइज मेक यू टू गेट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। ऑलवेज एम है, रिविजन इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो जैसे पहले किया वही करो, रिपीट करो, रिपीट एंड रिपीट। कुछ नया मत ट्राई करो। उसमें आपको सेल्फ ट्रस्ट रखना है कि हाँ मैं ये करके मुझे यही मैं किया था, इसलिए मैं 3 एग्जाम्स क्रैक किया। अगर आप वो बिलीव नहीं कर पाओगे कि अगर एक एग्जाम क्रैक किया नहीं तो मैं अभी दूसरा कुछ पैटर्न ट्राई करके पढ़ाई करती हूँ, ऐसे नहीं होता है। वही फॉलो करो, देखो सेकंड एग्जाम्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वही फिर से करो, थर्ड एग्जाम्स भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी तो रिविजन हो रहा है, उसमें भी तो और भी ज़्यादा स्मूथ हो रहा है। तो वही फॉलो करो। और जो लोग ऑलरेडी मल्टीपल रिपीट्स दे चुके हो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको आपका स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि मैंने बोला, यू कैन गो फॉर दैट स्ट्रेटेजी एंड देन यू रियलाइज कि ये एक्चुअली वर्क कर रहा है। तो एग्जाम से पहले ही आपको पता चल जाएगा। जब आपका नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगा, आपका सेल्फ बिलीव भी बढ़ेगा, तब आप देखोगे हाँ ये स्ट्रेटेजी वर्किंग है। सो जो फ्रेशर्स है उनके लिए मैं बोलूँगी, आपके लिए तो ये स्ट्रेटेजी 10 आवर्स का जो स्ट्रेटेजी, दैट्स मोर देन इनफ। आप बहुत सारा एरियाज़ में फोकस मत करो। आप मैं बोलूँगी रिविजन एंड स्पेसिफिसिटी, कि मुझे ये बुक ही पढ़ना है, यही रिवीजन करना है, मुझे इधर से एमसीक्यू करना है। मैं 1-2 यूट्यूब चैनल फॉलो करूँगी, मैं मल्टीपल यूट्यूब चैनल पे नहीं जाऊँगी। जो यूट्यूब जो क्लासेस होता है, बहुत सारा क्लासेस देख के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। 2-3, 1-2 तो ठीक ही है, 2-3 भी आप फॉलो कर सकते हो। हाँ अभी यूट्यूब में मोर देन 100 यूट्यूब चैनल है। अगर आप
हर एक यूट्यूब चैनल में जाके देखोगे तो आपका टाइम तो वेस्ट ही होगा। सो 2-3 यूट्यूब चैनल में जो क्लासेस बहुत आपको तो एनालाइज करने का तो पावर है कि हाँ ये वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट्स एनफ। जो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं हर टाइम बोलती हूँ कि कोचिंग से बेटर, कोचिंग से तो पूरा टाइम जाता है तो बेटर है, कोचिंग से बेटर है कि आप यूट्यूब चैनल का जो क्लासेस है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें जो एरिया में आपको प्रॉब्लम है वो एरिया देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जैसे कि मैं फर्स्ट स्टेप में बोला कि सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ प्रिपरेशन पहले करो। जो रिपीटर्स पहले आपका गलती ढूंढो, उसके बाद उसको करेक्ट करो, देखो नेक्स्ट सिलेक्शन आपका ही होगा। Always reminding yourself this is my time, this is my turn and this is my selection। जब एक एग्जाम देने के लिए जाते हो ये सोच के जाओ कि दिस इज माई फाइनल एग्जाम एंड दिस इज माई फाइनल सिलेक्शन, ये सोच के जाओ। सेल्फ बिलीव, आपको बहुत सारे कमेंट्स में बोलते हैं कि अब बहुत से दे आर नॉट मेंटली स्ट्रांग। जो लोग रिपीटर्स है वो लोग ऑलरेडी मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं क्योंकि दे आर बैटल टेस्टेड। सो आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो और किसी के पास नहीं है, वो पहले यूटिलाइज करो। आप वो यूटिलाइज करके आपको नेक्स्ट एग्जाम्स में बैठना है एंड देखो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो जस्ट कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल क्योंकि उसमें आज से तो मैं ऑलरेडी अपलोड किया जो फुल मॉक टेस्ट, सो यू कैन एबल फ्री में तो मिल रहा है ना, जस्ट सब्सक्राइब एंड एवरी वीक जस्ट वो एग्जाम्स दो। दैट्स इट, बाय बाय।